ओं नमो नमः। नमः संस्कृता। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 का सॉल्व पेपर। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। बने अपि पदे क संधि अयादि की पूर्व रूप की पर रूप की एड़। तो बने पद में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि नहीं है, पूर्व रूप संधि है। अयादि का सूत्र होता है एचो एवा आवा, और पर रूप का होता है एंग पदांतादति, और एड़ का होता है इको एड़ची। पर रूप का होता है पूर्व रूप संधि। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। अयादि संधि के सूत्र हैं एचो एवा आव के अनुसार, जहाँ ए ओ और औ को मिलाकर ही हम एच कहते हैं। एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए तो एच के स्थान पर क्रमशः अय, अर्थात ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आ हो जाता है। तथा इसका अयादि संधि का हो गया पूर्व रूप का। एंग पर रूपम सूत्र के अनुसार, जहाँ पर एंग पर रूपम अर्थात पर रूप का बता रहा है। एंग पर रूपम सूत्र के अनुसार जहाँ पर आकारांत उपसर्ग के बाद ए तथा ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आवे तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। अर्थात आकारांत उपसर्ग से जो धातुएं आने वाले शब्द होते हैं उनके ए और ओ से जो प्रारंभ होते हैं, जो शब्द ए और ओ से प्रारंभ होते हैं उनके स्थान पर ए और ओ हो जाता है, जिसे पररूप संधि कहते हैं। एड़ संधि इको एड़ची के अनुसार, जहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ री और री के बाद असमान स्वर आवे तो, अर्थात एड़ संधि का सूत्र है इको एड़ची, और ई उ री और री के बाद अगर कोई जो असमान स्वर आता है तो उन स्थान पर ई उ री ली के बाद क्रमशः ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। अब पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप में एंग पदांतादति इसका सूत्र है पूर्व रूप का। इसके अनुसार यदि पद के अंत में ए या ओ के बाद ह्रस्व आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार तथा ओकार पूर्वक हो जाता है। जैसे ये चिन्ह अ के पूर्व उपस्थित की सूचना देने मात्र के लिए किया जाता है। तो जैसे हरे प्लस अ, ये अवग्रह वाला चिन्ह है तो हरे अ हो गया। विष्णु प्लस अ विष्णु अ। बने अपि में पूर्व रूप संधि है। नीति मार्ग के न परिलंघयन्ति जना सेवका कुलीना बालका। कह रहा है कि नीति के मार्ग को कौन उल्लंघन नहीं करते हैं? तो कुलीन लोग। कुलीना ये कुलीन लोग अर्थात अच्छे लोग नीति के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते। के अनुसार जना सेवका था बालका नीति मार्ग पर, किंतु कुलीना नीति मार्ग न परिलंघयन्ति, अर्थात कुलीन नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्रैव में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि। तो तत्रैव में वृद्धि संधि है। और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का होता है गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। पूर्व रूप का एंग पूर्व रूप जो कि ऊपर मैं अभी बताई, पूर्व रूप का सूत्र होता है एंग पदांतादति, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि संधि का वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। तो इसकी व्याख्या देखते हैं।
दीर्घ संधि देखिए, अकर सवर्ण दीर्घ सूत्र, जहाँ पे ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद सवर्ण समान स्वर, सवर्ण मतलब समान स्वर, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आए तो वहां दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। जबकि गुण संधि में आद गुण सूत्र का अर्थ है अ और आ के बाद ई या ई उ री या री तथा री आए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। अतः तथा पूर्वरूप संधि एंग पदांता दति, पूर्वरूप संधि का सूत्र है एंग पदांता दति। ए ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः एकार तथा ओकार पूर्वक हो जाते हैं और अग्रह चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति की सूचना देने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। और संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या है। तो संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। वो अयोगवा शब्द कौन कौन से होते हैं? तो अ, अंग, 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 अह, अंग, अ, इन्हीं 4 शब्दों को अयोगवा वर्ण कहते हैं। और उदित वर्ण 5 होते हैं और कारक 6 होते हैं और पुरुष 3 होते हैं। 3 दिया है तो पुरुष 3, वचन 3 और कारक 6 और उदित वर्ण 5, कु चु टु तु पु, ये उदित वर्ण होते हैं। जो क वर्ग, च वर्ग, टू ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग होते हैं, इनको ही उदित वर्ण कहा जाता है। और ये 5 होते हैं। और बी में है 4, तो अयोगवा 4 वर्णों का होता है और कारक 6 होते हैं और पुरुष 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। संस्कृत में 5 उदित वर्ण कु चु टु पु तु तथा 6 कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण तथा 3 लिंग पुरुष स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होते हैं। जबकि अयोगवा वर्णों की संख्या 4 होती है। अ जो वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। जो न स्वर होता, परिभाषा पूछा जाएगा कि अयोगवा किसे कहते हैं, तो जो वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं उनको अयोगवा कहा जाता है। स्वर अ आ ई उ ये स्वर कहलाते हैं और क ख ग घ ये व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए ऊपर। अनुरूपम में समास है द्वंद्व बहुव्रीहि अव्ययीभाव तत्पुरुष। तो अनुरूपम, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, यह अव्ययीभाव समास है। उपसर्ग और अव्यय लगा के जो शब्द बनाए जाते हैं वह अव्ययीभाव के अंतर्गत आते हैं। और द्वंद्व समास में राम कृष्णो, राधा और राधा कृष्ण, ये सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और बहुव्रीहि दशानन और लंबोदर, ये बहुव्रीहि जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वो बहुव्रीहि समास के हैं। और डी है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष के अंतर्गत जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो व्याख्या देख लेते हैं इसका। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर च शब्द से जुड़े हों तो वह द्वंद्व समास कहा जाता है। अर्थात च मतलब और, च शब्द जैसे कृष्ण और राम, तो च आ रहा है इसमें, तो कृष्ण च रामश्च, तो ये शब्द से जुड़े उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। और जबकि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता अपितु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अर्थात इसमें कोई भी पद नहीं प्रधान होता, जैसे इसमें राम और कृष्ण दोनों प्रधान है, लेकिन इसमें अन्य पद की प्रधानता हो जिसमें तीसरा कोई पद आ जाए या तीसरा उसका अर्थ बताए, उसको हम बहुव्रीहि समास होता है। वह जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अतः अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है जिसका लौकिक विग्रह है रूपस्य योग्यम।
रूप के योग्य। अनुरूपम का अर्थ होगा रूपस्य योग्यम अर्थात रूप के योग्य। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? री, उ, री और ओ। इसमें से कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? अर्थात री, उ और री, ये दो तीनों ह्रस्व स्वर है, ओ दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री और री, ये भी देखिए ऑप्शन गलत दिया है। इसमें छोटा ऊ रहेगा, ये बड़ा ऊ है, तो ये दीर्घ है इसमें। अर्थात नहीं, ह्रस्व नहीं होता है, अर्थात ये ह्रस्व नहीं, तो ये सदैव दीर्घ ही होता है। ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं इसमें। अर्थात देखिए, री का बड़ा री होता है और ऊ का छोटा ऊ भी होता है, अर्थात ऊ दीर्घ दिया है तो यह इसमें छोटा ऊ ह्रस्व होता है इसका। और री का भी री आते, जबकि दीर्घ के अंतर्गत व्याख्या इसका देखते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री और री आते हैं, जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, देखिए ये दीर्घ दिया था, उ, री, ए, ओ आते हैं। अतः री का ह्रस्व होता है, जबकि ओ का ह्रस्व स्वर नहीं होता है। अर्थात रो देखो, ओ सिंगल होता है, ह्रस्व स्वर नहीं होता है इसका। सयुक्ति प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो ये द्वितीय विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का। तो सयुक्त प्रधान में तृतीय विभक्ति का बोधक है। आगे देखते हैं, कर्तृसिप्तमं कर्म द्वितीय विभक्ति, भित्रा अर्थानां भय हेतु पंचमी विभक्ति, रुच्य अर्थानां प्रियमाण चतुर्थी विभक्ति तथा सहयुक्ति प्रधान सूत्र तृतीय विभक्ति का बोधक है। यह सूत्र करण कारक का है, जिसका अर्थ है कि सात अर्थ वाले शब्द सह, साकम, समम, सार्धम आदि के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसे तृतीय विभक्ति होगी। जैसे पुत्रेण गच्छति स पिता, और बालका अपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालको प्लस अपि, बालकः प्लस आवपि, बालका प्लस वपि, बालकाव प्लस अपि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बालको प्लस अपि। इसका व्याख्या देख लेते हैं। एचो एवं आव अयादि संधि, एचो एवं आव यह अयादि संधि का सूत्र है। सूत्र के अनुसार जिस स्थान पर ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाता है। अतः बालका वपि का संधि विच्छेद बालको प्लस अपि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुले को संस्कृत में कहते हैं चटकह, वकह, कपोतह, काकह। तो बगुले को संस्कृत में बकह कहते हैं। चटकह मतलब गौरैया है,